A very warm good afternoon to all the students. बच्चे, कल हमने स्ट्रक्चर ऑफ ओवम कंप्लीट कर लिया था. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्पर्म एंड द ओवम. ओवम और स्पर्म के बीच में क्या डिफरेंस है? आप सब इससे फैमिलियर तो हैं ही हैं, बट आई विल टेल यू that the sperm is a male gamete and ovum is a female gamete. Sperms are produced inside the testes and ova are developed inside the ovaries. Okay. So maturation of sperms requires about 64 days and maturation of ova requires about several years, like from your birth to the puberty. And millions of sperms are produced per day. हर दिन millions of sperms produced होते हैं. But ova matures only once and one at a time, once in a month and one at a time every 28 days. Sperm structure is like dart-like, but ovum is rounded in outline. Sperm size is near about 60 nanometer in length and the size of ova is about 100 nanometer in diameter. So it is very much in broad. ठीक है, diameter में बड़ा है और वो length wise long है. Sperm is motile and ovum is non-motile. Okay. So reserve food is very little in sperms, but reserve food is sufficient in ovum. In sperm, it contains a special cap-like structure called as acrosome. जो हमने पहले sperm का स्ट्रक्चर पढ़ा था, हमने देखा था कि हेड के ऊपर एक कैप-लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं. वही एक्रोसोम जब फ्यूज़ करता है ओवम के साथ और जो ओवम की आउटर कवरिंग्स होती हैं लाइक कोरोना रेडिएटा, जोना पैल्यूसिडा, सो वो क्या होता है कि वहाँ पे एक्रोसोमल रिएक्शंस होती हैं, प्रोटीन्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं. बट ओवम में एक्रोसोम लाइक स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है. स्पर्म में गोल्गी apparatus इज ऑब्लिरेटेड एंड इन गोल्गी apparatus इज प्रेजेंट एंड फंक्शनल इन ओवम. ठीक है, स्पर्म कंटेन्स ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड large amount of cytoplasm which is also known as ooplasm in ovum. Sperm is differentiated into 4 parts but ovum is not differentiated into parts. Okay, it's just labeling है, parts में differentiated नहीं है. Centrioles sperms में present है but ovum में centrioles इतने इस तरह से present नहीं है. Sperms possess a flagella. Okay, tail like flagella, uniflagellate है in the posterior region, पीछे वाली साइड में, एंड साइड में, so which helps in the motility. Sperms को मोटाइल बनाते हैं. बट ओवम में क्या है कि फ्लैजिला जो है वो एब्सेंट है. न्यूक्लियस हैज़ डेंस क्रोमैटिन. स्पर्म्स में क्या है कि जो क्रोमैटिन है, ठीक है, क्रोमैटिन द क्रोमोसोम्स जो कि डिफ्रेंशिएट नहीं हुए हैं काफ़ी डेंस है, बट न्यूक्लियस क्रोमैटिन डिस्पर्स्ड है ओवम में. ठीक है, एक्स्ट्रा कवरिंग स्पर्म्स में एब्सेंट है बट ओवम हैज़ 2 एक्स्ट्रा कवरिंग्स लाइक जोना पैल्यूसिटा एंड कोरोना रेडिएटा. एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पाइरली अरेंज्ड इन द एरिया ऑफ मिडिल पीस. हमने जब स्पर्म के स्ट्रक्चर में देखा था कि मिडिल पीस में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है स्पाइरली अरेंज्ड है ना एक्सियल फिलामेंट्स में, बट माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे ओवम में स्पाइरली अरेंज नहीं है बल्कि स्कैटर्ड है साइटोप्लाज्म में. नाउ वी आर विद द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis. दोनों गमेटोजेनेसिस के प्रोसेस हैं, दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं. लाइक दोनों ही किस लिए हैं? दे आर मेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट्स रिस्पेक्टिवली. देन बोथ पोजेसेस 3 phases लाइक मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज. देन माइटोटिक डिविजन्स अक्कर इन द मल्टीप्लिकेशन फेज. माइटोटिक डिविजन्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन फेज में होंगी एंड दे विल इंक्रीज द नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया एंड oogonia. There is a growth of spermatocyte as well as oocyte prior to undergoing meiosis. meiosis बनने से पहले क्या होगा, स्पर्मेटोसाइट और oocyte की ग्रोथ हो जाएगी. और मैचुरेशन फेज में क्या होगा, दोनों में meiosis होगी. स्पर्मेटोजेनेसिस में भी meiosis होगी, oogenesis में भी meiosis होगी और उसके बाद हैप्लॉइड सेल्स और गैमीट सेल्स बनेंगे. ठीक है, सो ये होगी सिमिलैरिटीज़. नाउ वी आर विद द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक from the biological point of view, from conceptual point of view and from the education point of view. आपके चैप्टर को भी देखते हुए and also for your unit wise point of view. आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है and it is also important as a sex education. आपको इस प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए. Since we are with that zoology, ठीक है ना, we are dealing with the zoology. So all these terms and all these some important topics
which are associated with the humans, we humans, and with our physiological changes, or our any kind of cycles, or any kind of sexual cycles, or any type of systems going on. We have to study about all this, ठीक है, because we are bio students and we have to study, and this is a very important topic. The topic is menstrual cycle. Okay, menstrual cycle और ह्यूमन ओवेरियन साइकिल और सेक्सुअल साइकिल, ठीक है. साइकिल क्या होती है? जो चीज़ रिपीटेड रियकरिंग हो, ठीक है, एक बार होके गई, वापस उसी पोजीशन पे वापस वो रिपीट हो, दैट्स नाउन एज साइकिल. सो मेंस्ट्रुअल साइकिल, वर्ड मेंसेस स्टैंड्स फॉर मंथ, ठीक है, महीने में एक बार होने वाला. इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? मासिक धर्म. सो इट्स अ रेगुलर रियकरिंग. रेगुलर है जिस टाइम पे मतलब कि एक फिक्स डे है, फिक्स डेट है, वंस इन अ मंथ वापस रिपीट होगी, और रियकर फिर से वापस आएगी. फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है, बॉडी के चेंजेस हैं, फिजिक के चेंजेस हैं, फाउंड इन ह्यूमन फीमेल्स. इट्स अ करेक्टरिस्टिक ऑफ ओनली द फीमेल्स, ठीक है. और प्राइमेट्स में भी होता है, लाइक काउज और अदर एनिमल्स लाइक डॉग, सॉरी बिच, यू नो, एंड काउज एंड मंकीज़, इन सब में भी होता है. एट एवरेज इंटरवल ऑफ 28 to 29 डेज, ठीक है, नियर अबाउट 28 to 29 डेज, एंड थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव लाइफ. होल रिप्रोडक्टिव लाइफ में ये प्रोसेस चलता रहेगा. हर महीने बाद ये साइकिल आती रहेगी, अपने फिक्स डेट को दोहराएगी. एंड इट्स फ्रॉम मेनार्क टू द मेनोपॉज, ठीक है. मेनार्क होता है व्हेन यू फर्स्ट स्टार्ट टू मेंस्ट्रुएट, और मेनोपॉज वो टाइम होता है जब मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाए. देन एक्सेप्ट menopause from मेनार्क टू द मेनोपॉज, ठीक है. सो मेनार्क से लेके मेनोपॉज तक, एंड एक्सेप्ट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. सो उस टाइम पे ये रिपीट नहीं होगी, बिकॉज द प्रोसेस इज अदर अंडर गोइंग ऑन. मेनार्क इज़ द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन विच अकर्स एट द एज ऑफ 10 to 12 ईयर्स. सो फर्स्ट इट स्टार्ट फ्रॉम 10 to 12 ईयर्स, ठीक है. 10 से 12 साल की उम्र में ये फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन शुरू होगी. एंड मेनोपाज जो होगी वो क्लाइमेट्रिकली एक सिजेशन हो जाएगी इसकी, ठीक है, स्टॉपेज हो जाएगी मेंस्ट्रुएशन की. नियर अबाउट 45 to 50 ईयर्स तक ये बंद हो जाती है. और इतना पूरा टाइम होता है, इस टाइम पे रिप्रोडक्शन इज एट द रिप्रोडक्टिव साइकिल इज एट द पीक. मेंस्ट्रुअल साइकिल इज करेक्टराइज्ड बाय पर वेजाइनल डिस्चार्ज ऑफ इरोडेड एंडोमेट्रियल लाइनिंग अलॉन्ग साइड विद सम ब्लड, ठीक है. क्या होगा कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें क्या होता है कि वेजाइना वाली साइड से डिस्चार्ज होता है, फ्लो होता है. किसका होता है? सारे इरोडेड एंडोमेट्रियल लाइनिंग का. एंडोमेट्रियल लाइनिंग आपकी यूट्रस को कवर करती है, ठीक है. एंडोमेट्रियम, इट इज़ वेरी थिक, विस्कस, स्पॉन्जी. सो वो सारी लाइन जब ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पर्म और द फर्टिलाइजेशन, सो सारी इरोड होना शुरू हो जाती है, और ब्लड वेसल्स के साथ, ब्लड के साथ वो सब वेजाइना के थ्रू डिस्चार्ज होती है. The cycle is controlled by the gonadotropins and ovarian hormones. gonadotropins hormones और जितने भी ovarian hormones हैं उनके थ्रू ये साइकिल कंट्रोल में होती है, ठीक है. These hormones control this cycle. And menstrual cycle has 3 phases. 3 तरह के phases हैं, like menstrual, proliferative and secretory. 3 तरह के phases हैं. First we will study about the menstrual phase. Menstrual phase, menses or the bleeding phase. इट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल और सेक्सुअल साइकिल ऑफ ह्यूमन फीमेल्स, ठीक है. सो यहाँ पे क्या होगा, विच लास्ट फॉर नियर अबाउट 3 to 5 डेज. सो ब्लीडिंग फेज में क्या होगा कि नियर अबाउट 3 to 5 डेज़ के लिए ये मेंसेस होंगे. इस फेज में बेसिकली इसमें ही मेंसेस होंगे, ब्लीडिंग होगी फर्स्ट 3 to 5 डेज. देन ड्यूरिंग दिस पीरियड द एंडोमेट्रियल लाइन ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक मोस्टली ऑफ यूट्रस इज कास्ट ऑफ एंड इज स्लोली पास्ड आउट फ्रॉम द वेजाइना एज ए मिक्सचर ऑफ ब्लड, सीरियस फ्लूइड एंड म्यूकोसल फ्रेगमेंट्स. तो क्या होगा इस टाइम पे, क्या होगा कि जो एंडोमेट्रियल लाइन है जेनिटल ट्रैक की, यूट्रस की, मेनली यूट्रस की, फीमेल यूट्रस की, वहाँ से क्या होगा, एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो होगी वो सारी इरोड हो जाएगी, ठीक है, सारी डिजेनरेट हो जाएगी. एंड स्लोली वेजाइना के थ्रू वहाँ से पास होना शुरू हो जाएगी. एंड विद द मिक्सचर ऑफ ब्लड भी होगा, सीरियस फ्लूइड एंड म्यूकोसल फ्रैगमेंट्स, जितनी भी वहाँ पे म्यूकोसा वगैरह प्रेजेंट है वो सब इरोड हो जाएगी. टोटल क्वांटिटी कितनी होगी? 75 to 100 मिलीलीटर. एंड ब्लड क्लॉट नहीं होगा उस साइड, ठीक है, जैसे अब सब पर ब्लड विल नॉट क्लॉट बिकॉज
उस फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर क्या है, फाइब्रोलाइसिन प्रेजेंट है, ठीक है। फाइब्रोलाइसिन एंजाइम्स आर प्रेजेंट जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देंगे, उसका ईजी फ्लो होने देंगे ताकि वो ईजिली सारा फ्लो हो जाए। सो मेंस्ट्रुअल फेज अकर व्हेन द टाइटर ऑफ ओवेरियन एंड गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स इज लो, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज तभी होगा जब गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स और जितने भी ओवेरियन हार्मोन्स हैं उनका जो मीन्स कि उनका जो लेवल है वो काफ़ी लो होगा जब। देन वी आर विद द फॉलिक्यूलर प्लोरिफ्लेटिव और एस्ट्रोजन फेज। सो इस फेज में क्या होगा, reduced concentration of ovarian and gonadotropin hormones stimulate the hypothalamus to produce GnRH, gonadotropin releasing hormone। जैसे जैसे ओवेरियन और गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स का लेवल कम है, उनकी कंसंट्रेशन कम है, ये हम प्रोलिफरेटिव फेज की बात कर रहे हैं। सो क्या होगा, जैसे ही ओवेरियन और गोनाडोट्रोपिन की रिड्यूस कंसंट्रेशन हार्मोन्स की रिड्यूस कंसंट्रेशन क्या करेगी, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगी। इट विल ट्रिगर और स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस टू प्रोड्यूस GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ताकि वो प्रोड्यूस करे और से ज़्यादा, और वो एक्टिवेट कर देगी। इट एक्टिवेट्स द एंटीरियर पिट्यूटरी टू प्रोड्यूस गोनाडोट्रोपिन्स, ठीक है। इट विल प्रोड्यूस द एंटीरियर पिट्यूटरी टू प्रोड्यूस द गोनाडोट्रोपिन्स एंड इन द प्रेजेंस ऑफ FSH, ठीक है, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रेजेंस में क्या होगा, नियर अबाउट 6 to 12 ovarian follicles begin enlargement through proliferation of their granulosa cells। क्या होगा कि FSH की प्रेजेंस में 6 to 12 ओवेरियन फॉलिकल्स जो होंगे नियर अबाउट, वो एनलार्ज होना शुरू हो जाएंगे, बड़े होने शुरू हो जाएंगे प्रोलिफ्रेशन फेज के थ्रू ऑफ देयर ग्रैनुलोसा सेल्स। ग्रैनुलोसा सेल्स क्या होंगे, प्रोलिफरेट होने शुरू हो जाएंगे। हमने पढ़ा था कि 2 टाइप्स के सेल्स हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स एंड थीका सेल्स। थीका सेल्स कवरिंग फॉर्म करते हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स ग्राफियन फॉलिकल्स एंड ऑल दिस टाइप्स ऑफ फॉलिक्यूलर फॉलिकल्स बनाने में हेल्प करते हैं। सो क्या होगा कि वहाँ से क्या होगा, ग्रैनुलोसा सेल्स प्रोलिफरेट करेंगे, एनलार्ज करेंगे फॉलिकल्स को, ओवेरियन फॉलिकल्स को, और जो थीकल कवरिंग है वो आउटसाइड डेवलप हो जाएगी, बाहर इर्द गिर्द डेवलप हो जाएगी, और एक एंट्रम बन जाएगा। एंट्रम विद द कैविटी, एक एंट्रम बन जाएगा सेंटर में, यू नो, एंट्रम और द कैविटी इन द सेंटर। द ग्रोइंग ग्रैनुलोसा सेल्स सीक्रेट एस्ट्रोजन, वो जितने भी ग्रैनुलोसा सेल्स जो ग्रो कर रहे हैं वो एस्ट्रोजन सीक्रेट करेंगे और एक स्मॉल क्वांटिटी में इनहिबिन को सीक्रेट करेंगे। आफ्टर अबाउट अ वीक ऑफ डेवलपमेंट, एक हफ्ते के बाद, इस डेवलपमेंट की एक हफ्ते के बाद एक ही ओवेरियन फॉलिक्यूल ग्रो करेगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे, ठीक है। उन 6 to 12 में से भी क्या होगा कि एक ही ग्रो करेगा, बाकी के बाकी सारे ख़त्म हो जाएंगे। द फंक्शनल फॉलिकल इज कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल, और वो जो डेवलप हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, और जो फंक्शनल है उसे हम कहेंगे ग्राफियन फॉलिकल। In the presence of both FSH and estrogen, granulosa cells develop LH receptors। FSH और एस्ट्रोजन की प्रेजेंस में क्या होगा, जो ग्रैनुलोसा सेल्स होंगे वो LH रिसेप्टर्स को भी डेवलप कर देंगे। जैसे ही मेंस्ट्रुएशन स्टॉप होगी, आफ्टर द स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन फॉर फर्स्ट 2 days, जैसे मेंस्ट्रुएशन ख़त्म हो गए 5th डे के बाद, तो जो उसके अगले फर्स्ट 2 days होंगे, जो इसे हम रिकवरी फेज भी कहते हैं, वो एक्चुअली फर्स्ट 2 days ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज, वो किस लिए होंगे, ताकि रीएपिथेलाइजेशन हो सके एंडोमेट्रियल म्यूकोसा की, एंड फॉर द रिपेयर ऑफ द रप्चर्ड ब्लड वेसल्स। जितना भी जो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है, जो उसकी एपिथेलियल सेल्स हैं या एपिथेलियम है जो कि रप्चर्ड हो चुकी है, वापस से वहाँ पे लाइनिंग बनना शुरू हो जाए, म्यूकोसा फ्रेगमेंट्स वहाँ पे शुरू हो जाए, एंडोमेट्रियम फिर से रीजनरेट हो, और जितनी भी रप्चर्ड ब्लड वेसल्स हैं उनका रिपेयर हो सके। तो फर्स्ट 2 days जो होते हैं वो रिकवरी फेज़ के होते हैं। इट इज़ फॉलोड बाय द ग्रोथ एंड द थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की ग्रोथ और थिकनिंग होना शुरू हो जाती है, नियर अबाउट 7 to 9 days तक उसकी ग्रोथ और थिकनिंग होना शुरू हो जाती है। नई नई ब्लड कैपिलरीज फॉर्म होती हैं, ब्लड फ्लो करना शुरू करता है, यूट्राइन ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं, इलोंगेट हो जाते हैं एंड गेट कॉइल्ड। एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ ओविडक्ट डेवल्स मोर सीलिया, जो एपिथेलियल लाइन है ओविडक्ट्स की, वहाँ पे सीलिया ज़्यादा मतलब अमाउंट में आ जाते हैं, ताकि वो
ओव्यूलेशन के टाइम पे रिसीव कर सकें ओवम को. द एक्टिविटी ऑफ द सेक्रेटरी सेल्स इज इन्हांस्ड. सेक्रेटरी सेल्स की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है. मसल्स ऑफ द जेनाइटल ट्रैक बिकम मोर एक्टिव. जेनाइटल ट्रैक के जो मसल्स हैं वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ताकि मीन्स जैसे अगर स्पर्म्स आ रहे हैं तो वो उन्हें मतलब स्पर्म्स ईजिली आगे को जा सकें, एक्टिव गाइड कर सकें उनको. सर्विक्स बिकम्स ड्वेल्स म्यूकस स्ट्रिंग्स. ठीक है, सर्विक्स में क्या होगा कि म्यूकस स्ट्रिंग्स डेवलप हो जाएंगी जो कि चैनल्स बनाएंगे. एक तरह से चैनल शुरू हो जाएगा ताकि जो स्पर्म्स हैं उनकी ईजिली मूवमेंट हो सके, उनको गाइड कर सकें, दैट दे हैव टू गो थ्रू द cervix and reach the oviduct. Towards the end of the proliferative phase, proliferative phase के end में क्या होगा, the endometrium becomes 3 millimeter thick. ठीक है, 3 mm थिक हो जाएगी और एंडोमेट्रियम. और इस टाइम पे क्या होगा, इंक्रीज बाइंडिंग ऑफ LH टू द ग्रैनुलोसा सेल्स. ठीक है, LH और ग्रैनुलोसा सेल्स की बाइंडिंग आपस में बहुत इंक्रीज हो जाएगी. एंड हाई लेवल ऑफ बोथ LH एंड एस्ट्रोजन कॉज रैपिड ग्रोथ ऑफ ग्राफियन फॉलिकल. जैसे जैसे ईस्ट्रोजन और LH की हाई लेवल इंक्रीज हो जाएगा, इससे क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल की ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी, रैपिड ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी. और कोरोना सेल्स रेडियली इलोंगेट होना शुरू हो जाएंगे, ताकि क्या हो सके, अटैचमेंट हो सके कोरोना के बीच में. और उसके बाद जो बाकी के जितने भी फॉलिकुलर सेल्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं. देन ग्राफियन फॉलिकल राइजेस टू द सरफेस ऑफ ओवरी. ठीक है, ओवरी के सरफेस पे ग्राफियन फॉलिकल काफ़ी मतलब राइज करना शुरू हो जाता है. एक प्रोट्यूबरेंस से निकल के आ जाती है, जिसे आप स्टिग्मा भी कहते हैं. द लेटर रप्चर्स एंड द ओवम सराउंडेड बाय कोरोना रेडिएटा कम्स आउट इन ए विस्कस फ्लूइड. क्या होगा कि ये सब रप्चर्ड हो जाएगा और जो ओवम है, जो कोरोना रेडिएटर से सराउंडेड है, वो एक विस्कस फ्लूइड की तरह बाहर निकल के आएगा. विस्कस फ्लूइड मीन्स जैसे विस्कस, जैसे हनी की विस्कोसिटी होती है. ठीक है, वैसे फ्लूइडिश फॉर्म में, थोड़ा थिक फॉर्म में. ठीक है, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन. और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ओव्यूलेशन कहा जाता है. ओव्यूलेशन अकर्स रफली इन द मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंसेस के जो बीच वाला टाइम होता है, बिल्कुल इन द मिडल, तब ये ओव्यूलेशन अकर होती है. जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन थोड़े से पहले यहाँ पे LH थोड़ी राइज कर जाती है, नियर अबाउट 6 to 10 टाइम्स. एंड FSH हार्मोन जो है वो 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है. और जो नेक्स्ट 2 डेज़ होते हैं ओव्यूलेशन के बाद, वो फर्टिलिटी फेस होता है. फर्टिलिटी फेस मीन्स एक ऐसा फेस होता है, स्टैंडिंग फेस होता है कि अमूमन जिसमें फर्टिलाइजेशन हो सके. ठीक है, मतलब सब कुछ बिल्कुल रेडी होता है. सर्विक्स फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म, ओवा भी वहाँ पे ओविडक्ट में होता है, ताकि इस टाइम पे अगर स्पर्म्स आएंगे तो फर्टिलाइज करके zygote बन पाएगा. सो फॉर नेक्स्ट 2 days आर फॉर द फर्टिलिटी फेज. So you can see primary follicle, secondary follicle, young tertiary follicle, mature follicle, ovulation. इस तरह से ovulation होती है. developing corpus luteum, mature corpus luteum and corpus albicans. ये हम आगे पढ़ेंगे. Now we are with the third phase, luteal phase और secretory phase. प्रोजेस्ट्रॉन फेस भी कहा जाता है इसको. इट एक्सटेंड्स फॉर 12 to 14 days. ठीक है, 12 से 14 दिन तक ये फेस एक्सटेंड करता है. द फेस बिगिनस आफ्टर द अकरेंस ऑफ द ओव्यूलेशन. जैसे ओव्यूलेशन होती है उसके बाद ये फेस शुरू हो जाता है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस. 2 टाइप के चेंजेस होते हैं. पहला तो कॉर्पस ल्यूटियम. ठीक है, जैसे ही LH के इन्फ्लुएंस में आता है ग्राफियन फॉलिकल, तो ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, वो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल होता है. ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इट कॉन्टिन्यूज टू ग्रो, वो ग्रो करना शुरू हो जाएगा. ठीक है, द फॉलिकुलर सेल्स आर कन्वर्टेड इनटू ल्यूटिन सेल्स. जो भी फॉलिकुलर सेल्स थे वो ल्यूटिन सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है, दे विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू ल्यूटिन सेल्स बाय द डिपोजिशन ऑफ द येलोइश लिपिड इंक्लूजन्स. एक येलो लिपिड इंक्लूजन्स में वो डिपोजिट होने शुरू हो जाएंगे, जिसके कारण वो ल्यूटिन सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा. और इसी फिनोमिनन को जब फॉलिकुलर सेल्स ल्यूटिन सेल्स में कन्वर्ट हो जाएं येलोइश लिपिड इंक्लूजन से, इस फिनोमिनन को हम कहते हैं ल्यूटिनाइजेशन. ठीक है,
द रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल इज़ नाउ कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। और वो जो रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल है उसे हम क्या कहेंगे, ग्राफिन, सॉरी उसे हम रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल को हम क्या कहेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है। इट सिक्रीट्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन्स, बहुत क्वांटिटी में प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन रिलीज़ होगी, और मेनली प्रोजेस्ट्रॉन ही रिलीज़ होगी, बट कुछ क्वांटिटी में ईस्ट्रोजन एंड इनहिबिन भी रिलीज़ होती है। सम एंड्रोजन्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय थीका सेल्स, थीका सेल्स जो हैं वो एंड्रोजन्स भी प्रोड्यूस करेंगे। एंडोमीट्रियम, पहला तो चेंज आया कॉर्पस ल्यूटियम, मीन्स कि जो ग्राफिन फॉलिकल से क्या बना है, कॉर्पस ल्यूटियम। एंडोमीट्रियम में क्या होगा, बोथ LH एंड प्रोजेस्ट्रॉन हेल्पिंग फर्दर ग्रोथ। ठीक है, LH और प्रोजेस्ट्रॉन जो है फर्दर ग्रोथ में हेल्प करते हैं ताकि एंडोमीट्रियम की थिकनिंग हो सके। ठीक है, मेजर चेंज ये आता है कि जो एंडोमीट्रियल ग्लैंड्स हैं वो सिक्रीटरी हो जाते हैं। ठीक है, सिक्रीटरी फेस तभी इसका नाम है कि जो एंडोमीट्रियम के जो ग्लैंड्स हैं वो सिक्रीटरी हो जाते हैं। सबसे बड़ा चेंज यही है, यूट्रस के जो एंडोमीट्रियल ग्लैंड्स हैं वो सिक्रीटरी हो जाएंगे, तभी इस फेस को ल्यूटेल और सिक्रीटरी फेस भी कहा जाता है। सो थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम बिकम्स 5 to 6 मिलीमीटर। ठीक है, इतनी थिकनेस हो जाएगी। यूट्राइन वॉल्स बिकम्स रेडी फॉर नरिशिंग, यूट्राइन वॉल जो होगी वो कम्प्लीटली रेडी हो जाएगी ताकि वो नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके ब्लास्टोसिस्ट की। अगर तो फर्टिलाइजेशन हुई है, जाइगोट बना है, देन जो चेंजेस आए हैं उसमें ब्लास्टोसिस्ट को ठहरा सके यूट्रस में, उसकी एंकरेज प्रोवाइड कर सके, नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके ताकि आगे ग्रो करके फिटस को मतलब एक प्लेस मिल सके। यूट्रस इज फॉरमेंट फॉर द एंकरेज ऑफ द फिटस। प्रोजेस्ट्रॉन इनहिबिट्स यूट्राइन मूवमेंट, देन क्या होगा कि प्रोजेस्ट्रॉन यूट्राइन मूवमेंट्स को इनहिबिट करेगी एज वेल एज प्रोलिफ्रेशन ऑफ न्यू ओवेरियन फॉलिकल्स, ताकि न्यू ओवेरियन फॉलिकल्स ना बन सके और यूट्राइन मूवमेंट्स जो हैं उनको भी इनहिबिट कर सके। पर क्या होगा, हाउएवर इन द एब्सेंस ऑफ द फर्टिलाइजेशन, जैसे कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पर्म्स, तो क्या होगा कि जो हाई प्रोजेस्ट्रॉन टाइटर है एंड इनहिबिन है वो GnRH की प्रोडक्शन को इनहिबिट करेंगे। ठीक है, हाइपोथैलेमस से GnRH की प्रोडक्शन को इनहिबिट करेंगे। प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन और इनहिबिन GnRH को इनहिबिट करेंगे, और जब GnRH नहीं बनेगी एंड इन द एब्सेंस ऑफ GnRH जो LH का लेवल है और जो FSH का लेवल है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा। सो डाउन लेवल क्या हो, मतलब प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल हाई हो गया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल हाई हो गया, GnRH का लेवल लो हो गया, GnRH का लेवल लो हो गया तो LH और FSH का लेवल लो हो गया, और अगर LH ही नहीं है, रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ LH, उससे क्या होगा, रिड्यूस सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। तो फिर इनडायरेक्टली नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा कि प्रोजेस्ट्रॉन की सिक्रेशन भी कम हो जाएगी, और जिससे क्या होगा कि कॉर्पस ल्यूटियम में रिग्रेशंस आएंगे। ठीक है, रिग्रेशंस आएंगे मतलब कि वो उस तरह से मतलब टूटना शुरू हो जाएगा एक तरह से, और ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन इनटू ए डीजनरेट। ठीक है, एक डीजनरेट होना शुरू हो जाएगा, वो रप्चर्ड होना शुरू हो जाएगा, और एक वाइट बॉडी कॉल्ड एज कॉर्पस एल्बिकेंस। यूट्राइन मूवमेंट्स बिगिन, अब यूट्रस की मूवमेंट्स फिर से होना शुरू हो जाएंगी। हार्मोनल सपोर्ट बीइंग एब्सेंट, एंडोमेट्रियम बिगिन्स टू ब्रेक, क्योंकि अब हार्मोनल सपोर्ट नहीं रहा, हार्मोन सब बिल्कुल डाउन हो गई हैं, और कॉर्पस ल्यूटियम जो है कॉर्पस एल्बिकन्स में तब्दील हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, एंड इट्स ऑल्सो डीजनरेटिंग वन, और यूट्राइन मूवमेंट्स शुरू हो जाती हैं। देन उसके बाद क्या होगा, यूट्राइन मूवमेंट्स शुरू हो जाएंगी, और एंडोमेट्रियम जो कि यूट्रस की लाइनिंग है वो वीक होना शुरू हो जाएगी और ब्रेक हो जाएगी, और इसी कारण सारा जो एंडोमेट्रियल म्यूकस है, फ्रैगमेंट्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, फिर वही सारी आगे फ्लो होती हैं वजाइना के थ्रू डिस्चार्ज होता है इन सब चीज़ों का। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि वो समझने वाला टॉपिक है। वी नो अबाउट इट, बेसिकली गर्ल्स नो अबाउट इट, बट इसके बारे में मीन्स कि परफेक्टली पता नहीं होता कि क्या हिसाब है। सो यू कैन सी डेज ऑफ फीमेल सेक्शुअल साइकिल and plasma concentration of ovarian hormones and gonadotropins. So you can see ये menstrual phase है 5 days का, proliferative phase है 11 days, secretory phase 12 days. So it's a very interesting topic. I hope आप सबको अच्छे से समझ आ गया हो।
बाकी आज के लेक्चर में इतना ही. नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू विद न्यू टॉपिक जो इसके नेक्स्ट टॉपिक है. आज के लिए इतना ही रखते हैं. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.